नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश, चुनाव तो दिल्ली में है, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव भी ऐसा लग रहा है कि देश का अहम चुनाव बन गया है। मिल्कीपुर से तमाम खबरें आ रही हैं और मिल्कीपुर में आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने इतने सारे तीर छोड़े। सपा नेता, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के साथ मिले हुए रहे हैं अखिलेश यादव, माफिया के मरने पर आंसू बहाते हैं। एक तरीके से अयोध्या में जय श्री राम की गूंज के साथ उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और उसके बाद परिवारवाद से लेकर जातिवाद तक हर मुद्दे पर बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने आज फिर दोहराया कि हिंदुओं को अखंड यानी एकता के सूत्र में पिरोकर रहने की जरूरत है। और यही नारा जो है वो मिल्कीपुर में अब लगता है जितने दिन बचे हैं प्रचार के छाया रहेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने आज सुबह ट्वीट किया, उन्होंने पीडीए की बात की, उन्होंने एक बार फिर से अपना जो उनका पीडीए का नारा है उसकी बात की। कल दिल्ली में जब योगी आदित्यनाथ थे तो उन्होंने दिल्ली में चैलेंज दिया था, चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल को और कहा था कि वो जरा जैसे मैंने प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई है, स्नान किया है, क्या हिम्मत है कि वो दिल्ली की यमुना में डुबकी लगा सके। तो आज उन्होंने मथुरा की बात कर दी। अखिलेश यादव ने चुनौती दी कि भाई आप दिल्ली में तो चुनौती देकर आए, लेकिन क्या यमुना में, मथुरा में जाकर आप डुबकी लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर दिलचस्प हो गया मुकाबला मिल्कीपुर का भी। एक तरफ जाति की बात की जा रही है, पीडीए की बात की जा रही है, दूसरी तरफ लड़कियों की अस्मिता का मामला भी आज उठा दिया योगी आदित्यनाथ ने, जातिवाद का मुद्दा भी उठा दिया। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि अब ये माना जा रहा है कि क्या अयोध्या में जो हार हुई थी उसका बदला मिल्कीपुर में लेने की तैयारी में है बीजेपी। आज जरा योगी आदित्यनाथ की इसी हुंकार पर बात करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ क्योंकि दिल्ली पर भी कुछ हद तक चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के वो बयान जिसकी वजह से आज ये मुद्दा सुर्खियों में है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, महाकुंभ का विरोध करती है। समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है, किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति, आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का
किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। मिल्कीपुर में ये बताएं क्या उन्होंने अवधेश प्रसाद जी की तरीके से लोगों को नौकरियां दी हैं? वो ये बताएं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और उनके पिता की तरीके से लोगों की वहां सेवा की है? तो योगी के इस चैलेंज से क्या पीडीए का बैलेंस बिगड़ गया है? क्या मिल्कीपुर में अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है बीजेपी ने? और आखिर कौन सा मुद्दा है जो हावी है इस चुनाव पर? चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद जवाद मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। फराज किदवई जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। और साथ ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राकेश शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शायद अभी नहीं जुड़े हैं। ओके, कुछ सिग्नल का इशू है। ठीक है, मैं राकेश त्रिपाठी जी फिर आप ही से शुरुआत करती हूँ। मिल्कीपुर क्या अब इज्जत का सवाल बन गया है? अयोध्या की हार का बदला लेना है तो हर मुद्दा वहां पर उठ रहा है अब। देखिए रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन कैडर बेस्ड है और इसलिए हम हर चुनाव को, वो पंचायत का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या उपचुनाव हो, हर चुनाव को हम पूरी जवाबदेही के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी तैयारी के साथ लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लोगों के साथ जाकर के संवाद कर रहे हैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को बताने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठे और जनता के साथ सीधा संवाद करने के लिए कर रहे हैं। हम किसी प्रकार के कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं अपने चुनाव प्रचार में। हम पूरा प्रयास करते हैं कि हर चुनाव में जय भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, जीत भारतीय जनता पार्टी की हो। लेकिन समाजवादी पार्टी आज जब प्रचार के मामले में पूछा जाए तो प्रचार में बहुत पीछे दिखाई पड़ रही है। वो केवल आरोप तोहमत करने का काम कर रही है और जब परिणाम आ जाएगा तो फिर वो ईवीएम पर दोष ठहराने का काम करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन पर दोष ठहराने का काम करेंगे, वो अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप उनके पार्टी के नेता पहले से ही लगाना प्रारंभ कर चुके हैं। जब उनको कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में जाना होता है तब वो जाते नहीं है। केवल जाति मजहब के समीकरण, केवल पीडीए का राग गाने से जनता के बीच में चुनाव नहीं जीता जा सकता है। देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव मिल्कीपुर के स्थानीय मुद्दों के आधार पर होगा और स्थानीय मुद्दों में अयोध्या के मोहित खान के द्वारा जो एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया और उसमें समाजवादी पार्टी जिस तरह से खुल करके बलात्कारी के बचाव में खड़ी हुई है, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि बच्चियों की अस्मत, बच्चियों की इज्जत क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह से रौंदी जाती रहेगी? क्या समाजवादी पार्टी खुल करके इस तरह से बेशर्मी के साथ इन बलात्कारियों का बचाव करती रहेगी? महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के आधार पर हमें पूरा भरोसा है कि जनता बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम करेगी। फराज किदवई जी, ठीक है, फराज किदवई जी, ये तो महत्वपूर्ण मुद्दा उठा ही दिया ना आज योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने सीधे सीधे यही बात बोल दी कि बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किस पार्टी के नेता ने की। फिर डीएनए की मांग जो है वो किस पार्टी के नेता ने की। सपा का उन्होंने शासन भी याद दिला दिया जब बेटियां घर से निकलने से डरती थी, शाम के बाद तो खास करके। तो ये सब जो चीजें हैं, इतिहास के पन्ने जो खंगाले हैं, इसका कितना असर होगा? रीमा जी, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। अब आप कहेंगे ये मैं क्या बोल रहा हूं भाई, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल सकते हैं? मतलब बेटियों की अस्मिता की बात अगर माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को यह नहीं पता है कि आज उत्तर प्रदेश में हर छठे दिन एक सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या होती है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो एनसीआरबी का डेटा है। प्रतिदिन 10 बलात्कार आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और बात राकेश त्रिपाठी जी करेंगे बेटियों की अस्मिता की। और रीमा जी, आप तो महिला हैं, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से प्रतिदिन 40 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। बेटियों की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
एनसीआरबी है सर, चेक कर लीजिए। अगर मैं गलत हुआ मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा, हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगूंगा। बिल्कुल आज ही छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, अभी उठ जाइए। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वरना आप छोड़ देंगे। रीमा जी, आपके चैनल पर या मैं बोल रहा हूं, या तो मैं छोड़ूंगा या ये छोड़ेंगे। एनसीआरबी के नाम पर झूठा आंकड़ा प्रस्तुत करने रीमा का काम जी, मत करिए। रीमा जी, या तो ये छोड़ेंगे या मैं छोड़ूंगा। रीमा जी, या तो ये छोड़ेंगे या मैं छोड़ूंगा। चलिए, चैलेंज हो क्या गया। कह रहा है एनसीआरबी का डाटा, क्या कह रहा है? मैं बोल रहा हूं कि एज पर एनसीआरबी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 2022 में 3690 बलात्कार हुए, यानी प्रतिदिन 10 बलात्कार एज पर एनसीआरबी। अब अगर ये गलत है, एक सेकंड, मेरे ख्याल से सपा और बात तभी होगी जब सपा के शासनकाल में क्या होता था और अभी से आप कंपेयर करें तो। मैंने तो वही सवाल पूछा ना, दोनों का डेटा बता दीजिए तो फिर कंप्लीट हो जाएगी बात। अच्छा ठीक है, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये है, मुझे पूरी बात करने दिएगा रीमा जी। हाँ कि अगर मान लीजिए सपा के केसेस में एक्स बलात्कार हो रहे थे, तो इनको जो जनता ने मैंडेट दिया इस बात का दिया ना कि आप X-2 करेंगे। अब दूसरी बात आ जाइए, मैं आपको 2012 से लेकर के और 2016 के बीच के एवरेज रेप केसेस उत्तर प्रदेश के बता रहा हूं, 16,321 पर ईयर एवरेज। ठीक, 2012 से 2016। उसके बाद में जब से अमृत काल के इस उत्तम प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी है, 2017 से लेकर के 2021 के बीच तक का डेटा है मेरे पास, 22 का नहीं है, तो वो एवरेज आ रहा है 16,871। तो बलात्कार के केसेस देखिए, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करिएगा तब भी बढ़े हैं। अच्छा, और आज भी और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक सेकंड, इसमें जो मैं आपको तथ्य बता दूं, हर क्षेत्र में बात होती है ना, जब हर राज्य में इसकी बात होती है तो उसमें बात यह आती है कि पहले में और अब में इसलिए केसेस ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि अब केस रजिस्टर हो रहे हैं। अब पुलिस रजिस्टर कर रही है। अब अगर किसी के साथ कुछ वारदात होती है तो वो पुलिस के पास जाते हैं और अपनी वारदात को बताते हैं, लेकिन पहले ये होता ही नहीं था, तो फिर केसेस ज्यादा हो गए। अब सुनिए, ठीक है, चलिए मैं बहस राकेश जी से नहीं करता हूं, मैं आपसे कर लेता हूं। नहीं, मुझसे मत कीजिए, मैं तो फैक्ट बता रही थी। नहीं, ये कौन सा फैक्ट है, किस किताब में लिखा हुआ है? चलिए मेरे पास तो देखिए, मेरे पास इकोनॉमिक सर्वे की किताब रखी, मैं एक एक पेज खोल दूंगा अभी, इसका कहां लिखा है बताइए। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि पहले केसेस रजिस्टर होते थे, आज रजिस्टर नहीं होते हैं। आज रजिस्टर हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे, पहली बात। दूसरी बात, रीमा जी सुनिए, दूसरी बात यह है कि दलितों के ऊपर अत्याचार की बात हुई। मैं नहीं बोल रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है ये मेरी नहीं है। इसके हिसाब से आजादी के बाद इस उत्तम प्रदेश में दलितों के ऊपर पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तम प्रदेश में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये खबर छपी थी 26 सितंबर 2024 को द हिंदू न्यूज़पेपर में, और इसमें रामदास अठावले ने पार्लियामेंट में बाकायदा बयान भी दिया था। तो कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूं, चैलेंज स्वीकार करिए, आपकी टीआरपी बढ़ जाएगी। या तो राकेश जी डिबेट में आना छोड़ेंगे या मैं छोड़ूंगा। मुझे गलत साबित कर दीजिए। जवाब दीजिए। ओके, मैं स्पष्ट तौर पे बता दे रहा हूं। वर्ष 2012 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, तो पूरे उत्तर प्रदेश को याद है कि कैसे समाजवादी पार्टी के गुंडों ने नंगा नाच किया था, दलित बस्तियों को थूक करके, आगजनी करके सैकड़ों दलित बस्तियों को जला देने का काम किया था। दलितों पर अत्याचार के सर्वाधिक रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बने हैं। और आज इसलिए ना, देखिए, हवा में बात करने को जनता समर्थन नहीं देती है। और हमने तो एक लिटमस टेस्ट रख दिया आपके सामने कि जिस मिल्कीपुर में चुनाव लड़ने आप जा रहे हैं, उपचुनाव का, वहां मोहित खान के द्वारा जो पीड़ित बच्ची है, क्या ये आंकड़े बताएंगे उसको कि मोहित खान ने जो गैंगरेप करने का काम किया था, जिसमें डीएनए जांच की मांग आप कर रहे थे, आप ये आंकड़े की चादर उसको उड़ा करके क्या इज्जत बचा पाएंगे? आपने अब तक समाजवादी पार्टी से मोहित खान को बाहर नहीं निकाला है। आपका नगर अध्यक्ष भदरसा का रीमा जी बाहर नहीं निकाला है। और बेसरमी से आकर के आंकड़े कोट करने पार्टी के नेता कहते रहे कि लड़के लड़कों से आपने हमेशा रेपिस्टों का परेशान किया। गायत्री प्रजापति का मॉडल आपका रहा है। राकेश जी परेशान न होइए, एफआईआर भी लिखी जाती है और मुकम्मल कार्रवाई भी की जाती है। रीमा जी, हमारे यहाँ पूरा पूर्वांचल में एक बड़ी अच्छी कहावत है, सूप बोले तो सूप बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। राम दुलार गौड़ का नाम सुना है? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे। नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के लिए 25 साल की सजा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, राम दुलार गौड़।
हरीश चंद्र शाक्या बीजेपी के एमएलए बिलसी के थे ना, उनके ऊपर, उनके 2 भाइयों के ऊपर और उनके 13 साथियों के ऊपर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। 23 दिसंबर 2024 की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। मैं पढ़ना शुरू करूं, आपकी डिबेट खत्म हो जाएगी। इनके कुकर्म नहीं खत्म होंगे, इनके कुकर्म नहीं खत्म होंगे। अरे राकेश जी टीवी पे आना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको मैंने एक्सपोज कर दिया है। आपकी पार्टी जो है ना, वो बलात्कारी पार्टी है। आपकी बलात्कारी जनता पार्टी के विधायक बलात्कारी है। सुनिए, कुलदीप सिंह सेंगर, संदीप सिंह सैनी, स्वामी चिन्मयानंद, कन्हैया लाल मिश्रा, कितनों को मैं बताऊंगा। अरे राकेश जी परेशान हो गए? अरे परेशान ना होइए, अरे परेशान ना होइए। सुनिए, अरे राम दुलार गौड़, हरीश चंद्र शाह के, कुलदीप सिंह सेंगर, संदीप सिंह सैनी, अरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलात्कारी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बलात्कारी, और ये बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। आज उत्तर प्रदेश, अरे सर क्यों परेशान हो रहे? पोल खोल दी राकेश जी, मेरे ख्याल से फराज जी बोल देते। ठीक है, राकेश राठौर का नाम आपकी जबान फराज जी मेरे ख्याल से आंकड़े और परसेप्शन 2 अलग अलग चीज होती है। ये तो सच बात है ना कि समाजवादी पार्टी के बारे में एक परसेप्शन बना रहा, और वो परसेप्शन इसीलिए था क्योंकि माफिया या जिस तरह के बयान आते थे आपके नेताओं के, या जिस तरीके की बातें आती थी, तो उससे एक छवि तो बनी ही ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक परसेप्शन और ये भी सच है, फराज जी सुनिए ना, अभी नहीं बोल पाएंगे, ये भी तो सच है। अभी भी राकेश राठौर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट सांसद रहे हैं इस समय। रीमा जी भागे हुए घूम रहे हैं। राकेश भाई को थोड़ा सा कोई कहिए, कांग्रेस पार्टी बाहर निकाले। आप कहिए, सुनिए रीमा जी सुनिए, रीमा जी परसेप्शन की आपने बात की। नहीं, मैंने परसेप्शन की बात इसलिए कही क्योंकि देखिए जिस तरह के बयान आते थे, जिस तरह के नेताओं का जुड़ाव था समाजवादी पार्टी से, अब माफिया के लोगों के ऊपर आंसू बहाने वाली बात जो आज योगी आदित्यनाथ ने की, उसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। जवाब लेती जाइए ना भाई, तो मैं बोल रहा हूं। देखिए, परसेप्शन ये भी बना है आज की तारीख में, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनके लड़के जीप से किसानों को रौंद करके उनकी हत्या करते हैं। परसेप्शन तो यह भी बन रहा है, और बड़ी तेजी से बना है। परसेप्शन यह भी बना है कि 69,000 शिक्षक भर्तियों का जो घोटाला हुआ, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि घोटाला हुआ, लेकिन ये बोलते थे नहीं घोटाला हुआ है। परसेप्शन यह भी बन रहा है कि उत्तर प्रदेश आज पेपर लीक प्रदेश है, क्योंकि जिस दिन सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, सुबह माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, और शाम को खबर आ गई कि पेपर लीक हुआ। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये सारे परसेप्शन बन रहे हैं। अब ये परसेप्शन आपको रीमा जी नहीं सुनाई दे रहा है, तो इसके लिए मेरी कोई गलती नहीं। परसेप्शन बनाने वाले भी आप लोग, हम लोग, और परसेप्शन जो है वो खराब करने वाले भी लोग। तीनों बातों का जवाब भी सुन करके जाइएगा। अरे आप डिबेट में आना छोड़ दिए, क्योंकि आप गलत साबित हो गए ना। पेपर लीक की बात कर रहे हैं, सामूहिक नकल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक मॉडल देने वाले पूरे उत्तर प्रदेश की दुनिया भर में, देश भर में छवि खराब करने वाली समाजवादी पार्टी आज हमसे बता रही है कि पेपर लीक हो रहा है। हमने अगर कहीं पेपर लीक हुआ तो स्वीकार किया, परीक्षा रद्द की, किसी प्रतिभावान छात्र के साथ अन्याय न होने पाए, ये पूरा प्रयास किया है। लेकिन आपने नहीं स्वीकार किया। राकेश जी, आपने नहीं स्वीकार किया, भर्तियां करने का काम किया, फर्जी तरीके से पैसे के आधार पर। उप मुख्यमंत्री महोदय ये बोल रहे थे कि सिपाही भर्ती का पर्चा लीक ही नहीं हुआ। बीच में नहीं फराज जी, आपके बीच में नहीं बोलते हो। लगाते हैं तो मैं चुपचाप सुनता हूं, आपको, आपके आरोप को सुनता हूं। आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, आप भागना चाहते हैं। हिट एंड रन मत करिए ना। आपसे पूछा कि सीतापुर के सांसद के बारे में एक लफ्ज जरा बोल दीजिए, लेकिन राकेश राठौर के बारे में एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे हैं। आप पुरानी घटनाओं का हवाला दे रहे हैं। ये आज और कल की घटना है। सीतापुर में आंदोलन हो रहा है, सांसद फरार है, सांसद भाग गए इस समय, सांसद के बारे में नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अब रुकिए फराज जी, और भी मेहमानों को ले लेते हैं जरा लाइन पर। राकेश शुक्ला जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। ये जो परसेप्शन की बात उन्होंने मुझे तो कह दिया कि एक परसेप्शन था, ये परसेप्शन हम ही लोग बनाते हैं, लेकिन परसेप्शन ऐसे ही नहीं बनता ना। कुछ होता है इसीलिए परसेप्शन बनता है। खबरें आती हैं, चेहरे सामने आते हैं, बयान सामने आते हैं, नेताओं की बातें सामने आती हैं, तभी तो परसेप्शन बनता है। या ऐसे ही बन जाता है परसेप्शन? राकेश जी नहीं, रीमा जी, लोकसभा चुनाव के बाद एक नया प्रदर्शन ये तैयार हुआ कि जो पीडीए का वहाँ पे प्रदर्शन था, वास्तव में उस प्रदर्शन का फ़ायदा आपके समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन अयोध्या चुनाव हारने के बाद जो कि नया प्रदर्शन तैयार हुआ, तो तमाम तरह के वीडियो आ रहे हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि अयोध्या का जनमानस, यानी मिल्कीपुर का जो जनमानस है, वो कह रहा है कि अयोध्या की हार के बाद दुनिया भर में हमारी बदनामी हुई है। तो जिस जातिगत समीकरण को लेके समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, उसमें थोड़ा सा एक नया परिवर्तन ये आया है कि अब राष्ट्रवाद और परिवारवाद का एक नया नारा आ गया है।
दूसरा नारा वहाँ पे ये आया है कि पासी की काट पासी। तो क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सही है कि अवधेश प्रताप जी का उस क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, बहुत सरल व्यक्ति हैं, लेकिन वहीं उसके उलट उनके जो बेटे इस समय चुनाव लड़ रहे हैं अजीत प्रसाद जी, उनका स्वभाव बिल्कुल उलट है। सवाल इस बात का है कि अभी सितंबर में ही उनके खिलाफ किडनैपिंग मारपीट का मामला आया। तो प्रदर्शन की जहाँ तक बात करी तो मोइन खान वाला मामला, अजीत प्रसाद जी वाला मामला, ये सारे मामले इस मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें फिर से खड़े हो गए हैं, जिसके चलते जो पीडीए का एक नैरेटिव पहले से बना हुआ था वो काउंटर हुआ है। तीसरी बात वहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो जातिगत समीकरण की है। हमेशा ये बताया जाता है कि मुसलमान निर्णायक है। 3.5 लाख वोटर में 30,000 मुसलमान है, 55,000 पासी है, 45,000 क्षत्रिय और वैश्य हैं, 60,000 ब्राह्मण हैं। अब इसमें से यदि आप अन्य ओबीसी और अन्य वर्ग के लोग भी 20-25,000 हैं, यदि आप 3.5 लाख में 30,000 को माइनस करेंगे तो 3,20,000 होते हैं। पासी 3 कैंडिडेट हैं, हाँ। वो वोट कटेगा। इस बार जिस तरीके से बाबा गोरखनाथ की जगह पे नया प्रयोग किया गया है भाजपा की तरफ से, उसके चलते समीकरण बहुत कुछ बदला हुआ है। मतलब लेकिन सैयद जवाद, रोहित अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सैयद जवाद, परसेप्शन ऐसे बनता है, क्योंकि अब तो परसेप्शन की बात आ गई है और आंकड़ों की बात आ गई है, तो परसेप्शन ऐसे बनता है जब कुंभ को लेकर के बयान आते हैं, जब कुंभ को लेकर ये बयान आते हैं कि कौन वहां पाप धोने जा रहा है, कौन दान करने जा रहा है, कौन क्या करने जा रहा है, और उसके बाद सवालों के घेरे में हर चीज को लाया जाता है, उसके बाद स्नान को लेकर सवाल खड़े होते हैं। तो ये सब जो बातें आती हैं तब कांग्रेस के नेता चुप रहते हैं। लेकिन आज जैसे ही योगी आदित्यनाथ बोले तो सपा की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एकदम से डिफेंड करने की कोशिश की। तो अब अखिलेश यादव तो आपको इतनी तवज्जो दे नहीं रहे हैं, लेकिन पता नहीं भाई कुछ अंदर खाने चल रहा होगा। जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी का फोकस एकदम बिल्कुल है चौकस। वो ऐसे है क्योंकि हम मुद्दों की बातें करते हैं, हम बातें करते देश के विकास की और उन्नति की, इसीलिए हमारा फोकस जो है एकदम बिल्कुल चौकस है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो है वो आउट ऑफ फोकस हो चुका है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो दिल्ली आ गए हैं, और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से विधानसभा में वो सोच रहे थे, में थे आज वो, अरे दिल्ली आ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, उनको बड़ा पोस्टर यहाँ चल रहा है, मैं दिल्ली के अंदर ही से बात कर रहा हूँ, अभी उनका बड़ा पोस्टर चल रहा है, चीजें पे हैं। लेकिन मिल्कीपुर की जहां तक बात है तो इंडिया अलायंस मिल्कीपुर के अंदर साथ में चुनाव लड़ रहा है। आप देखिए वहां पर आवाज आपकी कट जा रही है। इंडिया अलायंस यूपी में दिख रहा है कहीं? नहीं, देखिए अगर आप देखेंगे तो देखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। इंडिया अलायंस जो है वो सेंटर पे आज भी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है जिस तरीके से एक साझा गठबंधन करके चुनाव लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी, उसका नतीजा यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी बौखला, उसकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहां मिल्कीपुर का विधानसभा का चुनाव इतने लंबे वक्त से जो है हार रहे हैं, और अगर अब उपचुनाव के अंदर भी हार होती है तो बहुत ज्यादा नाराजगी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की जो है वो क्षेत्रीय नेतृत्व के खिलाफ होगी। और सिर्फ टवर तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, ये सब जानते हैं कि केंद्र के मेरे पास डेटा आ गया है, डेटा आ गया है। एक मिनट भाई रुकिए, सैयद जवाद एक सेकंड रुकना जरा। अरे चैलेंज किया था मुझे ना, एक मिनट रुकिए जरा, चैलेंज किया था उन्होंने फराज जी ने। फराज जी, 70% से ज्यादा घटनाएं सपा विधायकों और मंत्रियों के इलाके में होती रही हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फराज जी को जरा फ्रेम में लाइए। क्राइम का जो एनसीआरबी की आप बात कर रहे हो ना, 4 साल में यूपी में 93 लाख से ज्यादा क्राइम की घटनाएं हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है फराज जी, ये भी एनसीआरबी का ही बता रही हूं आपको जिसकी बात कर रहे थे आप, 71% क्राइम सपा के विधायक, नेता या अखिलेश सरकार में अब तक बने मंत्रियों के जिलों में हुआ है। तो ये भी तो डेटा है ना, इसमें कुछ बात करेंगे थोड़ी सी। आपने चैलेंज किया था मुझे, भारतीय जनता पार्टी निकाल दिया। देखिए सुनिए, अरे रीमा जी आप मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं और मैं बताता हूं आपको। देखिए अगर मैथ्स के लिए राजनीति के स्टूडेंट बता पाएंगे इस पर? ये मैथमेटिक्स है, सुनिए ये मैथमेटिक्स है। आप जो बता रही ना, अगर अभी के जो क्राइम्स हो रहे हैं, डेली 13 मर्डर, 19 दंगे, 24 रेप और 7,650 क्राइम वाला यूपी था अखिलेश यादव की सरकार के समय में। डेली 13 मर्डर,
मैडम किस सन की बात कर रही हैं आप? सन भी तो बताएंगी। मैंने तो कब आपको थे एवरेज बता दिया। अखिलेश यादव कब थे सत्ता में? अरे मैडम ये 5 साल का एवरेज आप बता रही हैं या किसी एक साल का बता रही हैं? क्या बता रही हैं आप बताइए। देखिए रीमा जी, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास पूरा डेटा रखा हुआ है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, फिर से चैलेंज कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उसमें महिलाओं के खिलाफ अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। और दूसरी बात, जो आप 70% की बात कर रही हैं, अगर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आज करिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, क्योंकि इनकी सरकार है, तो कम से कम 80% आएगा। ये आप तो देखिए। मैं क्यों कैलकुलेट करूं? उसके लिए संस्था है ना एनसीआरबी, वो बता रही है। आप उसी संस्था का डेटा, मैं बोल रहा हूं उसी संस्था का डेटा निकलवाइए। उसी संस्था का डेटा तो बता रही हूं आपको, आपके पास भी उसका डेटा है। बात तो सुनिए मैडम, आप सुन नहीं रही हैं, आप सुन नहीं है मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अरे कुछ नहीं फंस गए, मैं फंसा रहा हूं अभी रीमा जी को। मैं अभी रीमा जी को फंसा रहा हूं। आप कहां चक्कर में हैं? मैं भी रीमा जी को फंसा रहा हूं। फंसाते रहेंगे। सुनिए अरे फंसाते रहेंगे, लेकिन जनता आपकी बातों में फंसने वाली नहीं है। अरे सुन लीजिए राकेश जी। क्यों रीमा जी, मैं आपसे सिंपल एक बात बोल रहा हूं। अभी जो क्राइम्स हो रहे हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप प्लॉट कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जो आप बता रही है 80% आएगा। ये भी मैं आपको चैलेंज देता हूं। ये तो बताइए, आपका 70 था या नहीं था? नेता के द्वारा किया गया है, उसमें सब में कैसे बांट देंगे? अरे आपका 71 था या नहीं? के आधार पर नहीं चला सकते भाई, इसमें मैथमेटिक्स नहीं चलती है। अरे सर बिल्कुल, ये मैथ से ही निकाला गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? ना ये बिल्कुल मैथ से नहीं चलेगा। अरे भाई, ये मैथ, आप वही पर अगर 10 मुकदमे हैं तो इस पैनल में बैठे हुए सब पर बांट दिया जाए, बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, मैथमेटिक्स छोड़ देगी। आपके कितने विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे? आप समझने ही नहीं चाह रहे हैं। आप समझने ही नहीं चाह रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट पढ़िए आपने राकेश जी। आपके 49% मिनिस्टर दागी हैं और आपके 44% मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ड्रेडेड सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिसमें अपहरण है, जिसमें हत्या है, जिसमें बलात्कार है, जिसमें बलात्कार की कोशिश है, जिसमें डकैती भी है। आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट जो है, आपकी पूरी कैबिनेट क्रिमिनल से भरी हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे आप? आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो क्रिमिनल से राकेश जी भरी हुई है। अरे सुनिए सर सुनिए, साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए। राकेश जी एडीआर की रिपोर्ट पढ़िएगा, आपकी आधी कैबिनेट क्रिमिनल से भरी हुई है। आपकी आधी कैबिनेट क्रिमिनल से भरी हुई है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, एडीआर की रिपोर्ट में आपके 49% मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद डिक्लेयर किया अपने एफिडेविट में कि उनके ऊपर एक सेकंड रुकिए। अभी आप फंसाने की बात कर रहे थे भाई फराज जी, ये फंसने वाला वर्ड आपने यूज किया था, फंसा रहा हूं मैं। अब फंसने वाली बात तो आप ही कर रहे हो, अपने आप ही फंस रहे हो आप इसमें जाल में। आपने अभी कहा कि ये कहां पे बोला गया है कि भाई अब ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। ये आप ही की सरकार के मंत्री थे क्या? एसपी यादव समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री थे मेरे ख्याल से। उन्होंने कहा था कि क्राइम का आंकड़ा हमारा इसलिए बढ़ रहा है एनसीआरबी के डेटा के बाद क्योंकि सपा सरकार में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अब ये तो उन्होंने खुद ही कह दिया था, तो अब आप इस पर भी मुझे फंसा रहे थे, लेकिन फंसा नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप इसमें मैथ्स नहीं चलती, इसमें मैथ्स नहीं चलेगी। अरे इसमें मैथ्स नहीं चलेगी, ये आप ही के नेता और मंत्री बोल रहे थे। आप खुद फंस गई, आप खुद फंस गए। सेल्फ गोल कर लिया आपने सेल्फ गोल कर लिया। आप कह रही थी सपा सरकार में मुकदमे दर्ज ही नहीं होते हैं। रीमा जी आपने सेल्फ गोल कर लिया। आप ही तो कह रहे हैं कि एनसीआर। अरे भाई सुनिए, अब ऐसे शब्दों के जाल में नहीं फंसता कोई आजकल, शब्दों के जाल में कोई नहीं फंसता। आपने जो बात कही मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि दोनों तरफ से यही बात हो रही है। रीमा जी मत करिए। मोती सिंह जी का नाम सुना है? मोती सिंह जी किसके मंत्री थे? मोती सिंह जी कह रहे हैं उन्होंने अपने 40 साल के राजनीतिक कैरियर में थाने में और तहसीलों में, ये भी झूठ है। उनकी बात को संदर्भ से परे रख करके लाया गया। अरे भाई साहब, अच्छा मैं आपको दिखा दूंगा। आपके हिसाब से तो सारी चीजें झूठी हैं, लेकिन रोहित अग्रवाल को फ्रेम में लाइए जरा। रोहित अग्रवाल मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से। करेंगे तो ऐसे नेशनल मीडिया आया नहीं जिसमें ये खबर चलाई ना हो। रोहित अग्रवाल, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ख्याल से आंकड़ों के जाल में आप फंस रहे हैं या फंसा रहे हैं? नहीं, मैं रीमा जी इसीलिए मुस्कुरा रहा था कि रीमा पारेशर को फंसाने से कुछ लाभ होने वाला है क्या समाजवादी पार्टी का? को पता होगा। हाँ, या कोई जाति ढूंढ ली है इन्होंने, क्योंकि जातियां बहुत ढूंढते हैं ना, पीडीए कहीं बनाते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं।
पारिवारिक डेवलपमेंट एसोसिएशन भी बना रखी है इन्होंने। तो इस तरीके से फंसने से, एंकर को फंसाने से, अगर कुछ होने वाला हो, देश का भला होने वाला हो, तो भाई हमको भी बता दें, भाई हम भी कोशिश कर लें रीमा जी को फंसने की। तो मुझे लगता है कि लगता है फराज जी को नहीं, उनको कोई डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटा तो उसको मिलता है जो कि सही में उस डेटा को ढूंढना चाहे। क्या दिखा रहे हैं? अरे कुछ नहीं मिलना रीमा जी, सिर्फ ये रद्दी के टोकरे जो है ये दिखा दिखा के आज उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाके पूछिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की। पढ़ दीजिए, क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। ये मैं वो पढ़ रहा हूँ, राकेश जी बोल रहे हैं समझ में भी नहीं आने वाला है कि मोती सिंह समय बर्बाद मत करिए। ये लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसा बयान देने वाले नेताओं के चेले हैं ये बोल रहे थे। इनकी दाढ़ी सफेद हो गई है पर इनकी अक्ल नहीं आई है अभी तक। इनकी दाढ़ी सफेद हो गई है पर अक्ल नहीं आई है इनको अभी तक, क्योंकि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अब ये लड़के भी नहीं रहे, अब ये लड़के भी नहीं रहे, अब तो ये बुजुर्ग हो गए। अरे भाई क्या चल रहा है? प्लीज 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 नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। फराज जी सफेद हो गई है, अक्ल भी ले आओ, थोड़ी सी तो बुद्धि ले आओ। मैथमेटिक्स राजनीति में मैथमेटिक्स खेल रहे हो, राजनीति में मैथमेटिक्स नहीं चलती है। अरे समझ लो, फराज की दवाई अपना गुस्सा मत दिखाओ, तुम्हारी सरकार नहीं है ये बुलडोजर बाबा की सरकार है। ऐसा ना हो जमीन के नीचे से जमीन गायब हो जाए। समझ रहे हो? अरे समझ लो पहले फराज की दुआई, खुद समझ लो, पैरों के नीचे जमीन ना गायब हो जाए। इतना गुस्सा मत दिखाओ, इतना गुस्सा सेहत के अच्छा नहीं है, उम्र हो गई है। तुम एक नंबर के जाहिल हो, गलतियां करते रहो, अब बुजुर्ग हो गए। फराज जी ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार? फराज जी आप भी देखिए वरिष्ठ प्रवक्ता है, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये शब्दावली ठीक नहीं है, ये शब्दावली ठीक नहीं है फराज की भाई जी, ये बदतमीजी करेंगे। अरे भाई ये शब्दावली ठीक नहीं है, शब्दों का ध्यान रखें। गाली गलौज तो समाजवादी पार्टी की पहचान है, महिलाओं का शब्दों का ध्यान रखिए थोड़ा। इनके तो नेता ही कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती आती है, तो गाली गलौज करना, महिलाओं का अपमान करना, रेप करना, ये सब तो समाजवादी पार्टी की पहचान है। वरना समाजवादी पार्टी को जानेगा कैसे? मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गुंडों को ये सजदा करने जाते हैं उनकी कब्रों पे, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। अरे मुख्तार अंसारी चाचा लगते हैं तुम्हारे, तुम मत बताओ मुख्तार अंसारी क्या लगते थे तुम्हारे? चाचा लगते थे या तुम्हारे चाचा लगते हैं? अरे भाई साहब ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की कब्रों पे सजदा करने वाले उन्हीं के पीछे पीछे घूम रहे थे एक साल पहले, और फिर आ गए हमारे पास। जो कुत्ते से हाथ मिलवाते थे इनके नेताओं का। एक सेकंड रोहित अग्रवाल, एक सेकंड सुनिए रोहित अग्रवाल, सजदा करने जाते हैं ये। फराज जी ये जो हैसियत और ये सब दिखाना है, मेरे ख्याल से ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। हर किसी का वोट बैंक है और आपको भी पता है, नहीं आपको पता है जयंत चौधरी को आपने साथ क्यों लिया, उनको साथ क्यों दिया। अब ऐसे फ्री में कोई चैरिटी नहीं करता है राजनीति में, आपको भी पता है। कोई चैरिटी नहीं होती है राजनीति में जब तक फायदे का सौदा ना हो, तो इसलिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। रोहित अग्रवाल समाजवादी पार्टी के नेता अपने नेता की इज्जत तो बचा नहीं पा रहे हैं, यहाँ हमारी हैसियत देखेंगे। अपने नेता की इज्जत बचाओ जाके सड़कों के ऊपर जो नीलाम हो रही है, यहाँ पे हम हमारी हैसियत मत देखो डिबेट के ऊपर बैठ के। फराज की दुआई पता होगा ना आपके नेता की इज्जत नीलाम हो रही है सड़कों पे। ओके ओके ओके, मेरे ख्याल से राजनीति में सभी फायदे का सौदा करते हैं फराज जी। मैथ्स के हिसाब से राजनीति नहीं चलती, सबको पता होता है किसके साथ क्या संबंध रखते हैं और किसको क्या फायदा देना है। बट अच्छा ठीक है, धोखा देके उनकी चौधरी धोखा ना दिया होता तो इनकी तो उपज ही ना होती। फ्रेम में ही नहीं है सैयद जवाद, आवाज आ रही है चौधरी अजीत सिंह को धोखा देके हुआ था। ठीक है चलिए ठीक है, सैयद जवाद बोलिए 10 सेकंड। रीमा जी अभी मैं रोहित अग्रवाल को चल रहा था और सुनकर के एक बड़ी जो है कहावत याद आ गई कि सूप चले तो चले और छन्नी पे बोलने लगी। ये कहावत ऑलरेडी बोली जा चुकी है, याद आ गई आपको? ऑलरेडी अभी बोली है ये कहावत। अरे भाई साहब कहावत से क्या होने वाला है? अरे ये देखिए ये इनकी तो भाई चवन्नी उछल गई, इनकी चवन्नी उछल गई। अब ये चवन्नी के नेता थोड़ी ना है, अब इनकी चवन्नी उछल जाती है तो क्या करें? दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहे हो, अरे चवन्नी उछल गई, मंदबुद्धि ने चवन्नी उछल गई। अरे मंदबुद्धि ने कैच कर दी क्या? रोहित अग्रवाल प्लीज, रोहित अग्रवाल अरे चवन्ना मत बोला करो ना उछला करो, चवन्नी चलती ना मार्केट के अंदर। पॉइंट पर आइए सैयद जवाद, 10 सेकंड हो गए, पॉइंट बोलिए जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने दागी नेता हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आपको नहीं नजर अब ये आंकड़ा किसका है? ये कहां से आया आंकड़ा? ये आंकड़ा कहां से आया? 100 से अभी बता दे रहा हूँ, पढ़ा हुआ है, जाकर के देख लीजिए, बड़े उस पेपर ने छापा हुआ है। कौन से पेपर से छापा है भाई?
सबसे ज्यादा दागी बीजेपी में मैं कहां बता आया दे ये रहा हूं, मैं आंकड़ा? बता दे रहा हूं। खबर में कुछ भी बोलना नहीं होता है डिबेट पर। एडीआर की रिपोर्ट है मैडम, रीमा जी, मैं बता दे अगर रहा हूं, कहेंगे तो ADR मैं की अभी रिपोर्ट है। मैं अभी बता दे रहा हूं। 100 से अधिक विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अजय मिश्र को तो बताइए, अरे जितने अजय मिश्र टेनी को याद है? अजय मिश्र टेनी याद है? विधायक को तो बताइए। अजय मिश्र अरे टेनी आपको अगर याद है? बताना है अरे तो राकेश टेनी याद राठौर है को बताइए। तुम्हें? सीतापुर के अंदर टेनी एक याद बेटी है के साथ तुम्हें? रेप किया है उसने। कुलदीप सिंह एक सहगल बेटी के याद साथ है? रेप किया कुलदीप उसने। सिंह राकेश राठौर के सहगल, ऊपर बात करिए अगर आपको कुलदीप बात सिंह करनी है सहगल तो। याद है? नहीं, कांग्रेस के कुलदीप सिंह प्रवक्ता को सहगल अगर याद बात करनी है है? तो उनको बताना पड़ेगा। अगर इनके आपको पता सांसद है राकेश राठौर टेनी एक को याद महिला के है? साथ रेप करने अभी के टेनी की जीप आरोप आएगी। में वो अभी आरोपित है टेनी की और जीप उसके ऊपर आएगी। इनको जवाब देना चाहिए। अभी टेनी की उसके ऊपर जीप प्रियंका गांधी आएगी को बोलना चाहिए। और फिर लड़की तुम्हारा सही है बच्चा जवाब। भी मैं और पॉइंट ही ये नहीं समझ सांसद पाई जो है आपका लड़के पॉइंट क्या का उठाना ठीक चाह है। रहे हैं, लेकिन राकेश अजय मिश्र टेनी, राकेश त्रिपाठी जी, ओके 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 अरे भाई ये बीच ओके में- ओके सही है जवाब। हो गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, ये चवन्नी पॉइंट आ गया भाई, पॉइंट आ गया। एक मिनट रुकिए, रोहित अग्रवाल प्लीज। चवन्नी मत उछला करो ठीक भाई, है, चलो चवन्नी हो मत गया, उछला हो करो गया, हो बार-बार। गया। ये कैसी भाषा चल रही है भाई? बार-बार। सही है जवाब, रुकिए जरा। राकेश ये त्रिपाठी वैसी जी, भाषा है जिस भाषा में मुद्दा इनको ये पसंद है आए तो कि वही भाषा कुल में जवाब मिलाकर देंगे। मिल्कीपुर में वही भाषा में अरे जवाब भाई एक देंगे। मिनट, सही है जवाब, रुकिए अब जरा। राकेश त्रिपाठी जी, कुल मिलाकर बात यही है कि आज हिंदू अखंड रहेंगे और हिंदुओं को एकता का पाठ योगी जी ने पढ़ा दिया। कुल मिलाकर वही नारा जो महाराष्ट्र में चला, वही नारा अब मिल्कीपुर में भी चलाना है। लेकिन निश्चित तौर पर समाज को बांटने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग जाति और मजहब के समीकरण काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम हमेशा जोड़ने की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उसी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे लगता है कि एकता के साथ जोड़ना, और आज जब हम महाकुंभ चल रहा है, सनातन का इतना बड़ा पर्व चल रहा है, इसमें किसी की जाति देखी जा रही है क्या? किसी का मजहब देखा जा रहा है क्या? किसी का मत देखा जा रहा है क्या? किसी की भाषा देखी जा रही है क्या? कौन किस क्षेत्र से आया है, उसका राजनीतिक दल से जुड़ाव क्या है? इन सारी बातों से परे सब मिलकर के गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। लेकिन आप रोज देखिए समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जिस तरह की गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, फराज किदवई की सारी मर्यादाएं ताक ताक हो जाती हैं आपकी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाता है। किसी व्यक्ति में बुराइयां हो सकती हैं, भाजपा के विधायक में, सपा के विधायक में, कांग्रेस के विधायक में, किसी व्यक्ति में बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन संस्थागत तौर पर अगर बुराई को प्रोत्साहित किया जाए तो मुझे लगता है इससे ज्यादा क्षरण नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा मर्यादाओं का हनन नहीं हो सकता है। और फराज किदवई अभी फिर आप अपनी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर अभी बोलती आपकी बंद हो जाएगी, उस पर नहीं बोल पाएंगे। कौन सी एडीआर की रिपोर्ट और कौन सी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट, कौन सा है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आप बताते रहेंगे। आपकी पार्टी का ऑफिशियल भाजपा की आईटी सेल तो झूठी बोलती है। कर रहा है। आपके नेता तो महिलाओं को अभद्र गालियां अरे देते हैं। सही है जवाब, आपकी बात हो रही है पॉलिटिकल फराज पार्टी के किदवई जी की, लोग आप तो बीच में कूद रहे हैं। अब एक मिनट रुकिए, गालियां देते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकंड, फराज जी जवाब देंगे। अरे दीवाने तो आप मालूम फराज है। जी, इनके किसी दीवाने आप अरे मालूम जिस है। पर अटैक हुआ है उनको तो बोलने दीजिए, जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सही है जवाब, जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उनको तो बोलने दीजिए भाई। फराज किदवई जवाब देंगे। ओके 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 ओके, फराज जी, फराज जी, फराज जी, आए हो तब से दीवाने हो गए फराज हो। जी, फराज जी, फराज जी, बताइए रीमा जी, बताइए क्या पूछ रही है? ये जो बटेंगे तो कटेंगे ना, महाराष्ट्र में तो धूल चटा दिया आपने, देख ही लिया है कि किस मेजोरिटी से ये जो मुद्दा है ये चला। वहां एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। अब मिल्कीपुर में भी यही नारा, हिंदू अखंडता के साथ रहें, एकता के साथ रहें, और जिस तरह से बांटने की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, इसको लेकर कटाक्ष किया आज, तो वही तो मुद्दा है। डर सता रहा है कुछ क्या? ठीक है रीमा जी, अब सुनिएगा मुझे गौर से। पाठ कौन रहा है? आदरणीय सर संचालक मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट है कि इस देश के दलितों और पिछड़ों के ऊपर पिछले 2000 सालों से अत्याचार किए। ये कौन लोग थे जिन्होंने दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार किए? ये कौन लोग हैं जो आज भी इस देश के दलितों और पिछड़ों को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, उनमें जो उनका आरक्षण है, ये जो मारा जा रहा है, ये कौन लोग मार रहे हैं? अब आप पूछिएगा साहब ये कहां से हुआ है? मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में जो बनी है, आपके शासनकाल में हुई 81 भर्तियों में से 79 आपने सवर्ण भर्ती किए थे। सुनिए क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जो प्रोफेसर की वैकेंसीज है आपको पता है रीमा जी? विश्वविद्यालय में आपको आपने पता है? 81 अरे भर्तियों सुनिए, में से धर्मेंद्र प्रधान जी ने सवर्ण भर्ती किए थे कि नहीं किए थे? पीडिया का हक आपने माना था कि नहीं माना था? दलित पिछड़ों का हक आपने माना कि नहीं माना?
प्रायश्चित रीमा जी, कीजिए। रीमा जी, मैं सिद्धार्थ बोलूं? विश्वविद्यालय में भर्ती के लिए प्रायश्चित कीजिए। रीमा जी, ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का लोकसभा में यह स्टेटमेंट है कि जो 45 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई उसमें प्रोफेसर की वैकेंसीज थी 1493 जनरल कैटेगरी की, उसमें 76.8% का रिक्रूटमेंट हो गया। लेकिन जो एसटी की जो एडवर्टाइज हुई थी उनका खाल मात्र 15.6% था। ऐसा क्यों? ये किसने किया था? ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं, मैं तो बोल नहीं रहा हूं। और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं कि 2921 एडवर्टाइज हुई, जिसमें 78.9% जनरल कैटेगरी के लोगों को भर लिया गया, लेकिन एससी कैटेगरी के 37% थे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है रीमा जी कि आईआईटी भुवनेश्वर में जो टोटल फैकल्टी होती है उसमें, इधर देखिए आप रीमा जी, नीचे ना देखिए, सामने अरे मैं देखिए। आप ही की बात कर रही हूँ जी, बोलिए। ये सामने देखिए। अब देखूंगी कहाँ मैं, ये भी आप ही तय करोगे। आईआईटी भुवनेश्वर में ऐसा क्यों है? 80%, आईआईटी भुवनेश्वर में 80%। अरे सर पैनल पे कौन पास लेगा, कौन पास कर लेगा, देखिए, आप किसी और में आके बैठ जाओ फराज जी, फिर तो वहीं से कमांड देते रहना, मुझे क्या करना है। रीमा जी, आईआईटी भुवनेश्वर में नहीं रीमा जी, कुछ भी झूठ सच परोस रहे हैं आप, इनको अलाउ कर रही हैं। अरे मेरे ये बहुत भाई, गलत है। रिपोर्टेड भाई फिगर्स मिल्कीपुर के ऊपर बात हो रही है, बात बताओ ये मोहित खान को पार्टी से कब निकालोगे? अरे जाहिल मोहित आदमी से खान कहिए को तो पार्टी से कब निकालोगे? फिर आप वही बोल रहे हैं जाहिल जाहिल, क्या होता है जाहिल भाई? फिर आप वही शब्द बोल रहे हैं बार बार। फराज जी, मोहित खान को पार्टी से कब निकालोगे? आप ये कुछ अरे भी रोहित परोसेंगे, भैया, आप परोसते मुझे नहीं कि पढ़ा आपकी लिखा करो टॉपिक मेरे है, भाई। आपके डिबेट का पॉइंट यहाँ पर ये फराज की भाई, की फराज बात जी कर रहे ये हैं। डेटा मुझे मत दिखाइए प्लीज, और ये क्लिपिंग्स भी दिखाऊं? मत दिखाइए, मैं रोज सुबह अखबार पढ़ती हूँ। आप मुझे ये बताइए फराज की भाई, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। दलित बेटी के साथ जो हुआ, समाजवादी पार्टी का नेता इन्वॉल्व था, उसने डीएनए टेस्ट की मांग की समाजवादी पार्टी के नेता ने, इस पर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे आप? नहीं, आपने अभी कहा, आपने पहले दलितों की बात की, होती थी उसके समाजवादी बाद पार्टी के में कार्यकाल में रीमा जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता भैया हूं। जी के ऑफिस से, अरे और वही लिस्ट रनिंग जारी हो कमेंट्री जाती मत थी, करो वही रोहित लिस्ट छपती अग्रवाल, थी रिजल्ट के रूप में। रनिंग कमेंट्री मत कीजिए रोहित जी, रुकिए जरा एक मिनट। नहीं रीमा जी, आप इनको अलाउ कर रही हैं, आप कुछ इनको अलाउ कुछ नहीं भी कर बोलने रही, के लिए सब allow अपनी कर रही बारी हैं। में बोल रहे अरे हैं। आपके चैनल सब का अपनी topic बारी में है बोल रहे हैं भाई, कि रुकिए। नहीं, मिल्कीपुर के अंदर चुनाव में क्या होगा, तो मिल्कीपुर के अंदर समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी धूल चाटने जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने इनको कुंदरकी के अंदर भी धूल चटाने का काम किया है, और मिल्कीपुर के अंदर भी धूल चटाने का काम जनता करेगी। फराज किद भाई, मेरा वही सवाल फिर से है कि दलित बेटी की जिसकी बात की आज, उस पर भी तो कुछ बोलिए ना। उस समाजवादी पार्टी के नेता पर कुछ आप चुप्पी तोड़ेंगे? डीएनए की मांग की गई थी या नहीं की गई थी, ये तो सच है ना, इसमें कहां झूठ है? मेरा आपसे डिस्कनेक्ट है रीमा जी, अब सुनिएगा। हाँ। आपने शुरुआत की लॉ एंड ऑर्डर से, ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ना। अरे सुनिए तो, उसके बाद में बेटी के साथ रेप किया मोहित खान ने, इसमें जवाब दो। रनिंग कमेंट्री नहीं रोहित अग्रवाल, प्लीज रुकिए 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 भाई, रुकिए, उनसे सवाल है मेरा। इसमें जवाब दो। फराज किद भाई से सवाल है, रोहित अग्रवाल बीच में नहीं प्लीज, इस पे डीएनए टेस्ट करवा रहे थे, बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं। फराज जी बोलिए। उसके बाद में आपने दलितों की बात करी, मैंने आपको बताया कि आईआईटी दलितों की नहीं की थी, एक दलित बेटी की बात की है मैंने। अरे उससे पहले दलित बेटी की एक बात की है, दलितों की बात कहां से हो गई इसमें? नहीं, आप सुनिए, राकेश त्रिपाठी को फ्रेम में रखिए। आपने फिर बोला मुझसे कि आप मुझे डेटा मत दिखाइए, तो आप ऐसा करिए, स्क्रिप्ट लिख करके भेज दीजिए बीजेपी के ऑफिस से मंगा करके, वही मैं पढ़ दिया करूं आपके चैनल पर। अब वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है, आप भी मंगा सकते हैं, आपके भी लोग होंगे बीजेपी में, पहले स्क्रिप्ट भेजिए, आपके भी दोस्त होंगे बीजेपी में, आप मंगा लीजिए। अपने पॉलिटिकल दफ्तर से पहले स्क्रिप्ट मंगा करके मुझे भेजिए, तो मैं वो पढ़ूं, ऐसे कैसे पढ़ूंगा? अगर भारतीय जनता पार्टी के नाबालिग बेटी जिसके साथ गैंगरेप हुआ, उसकी जाति क्या थी? क्या उसकी जाति मायने नहीं रखती? नाबालिग बेटी जिसके पिता नहीं है, उसकी जाति मायने नहीं रखती। आप अपने फायदे के आधार पर केवल जाति से जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि वहां आरोपी का मजहब आपको दिख रहा था। आरोपी का मजहब देख लेते हैं तो आप पीड़ित की जाति भूल जाते हैं। हो गया? मैंने हुआ नहीं भैया, ये हुआ नहीं है। जेल की सड़कों के पीछे राजभवन चलाने का काम करेंगे, राकेश जी पहले को बलात्कारियों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे, तब होगा। हाँ, तो राम दुलार गौड़ को पहुंचाइए, हरीश चंद्र शाक्य को पहुंचाइए, कुलदीप सिंह सेंगर को पहुंचाइए। और फराज किद भाई, ये हंसने की बात नहीं है, ये सेंसिटिव मसला था और है। आपने शुरुआत में कहा कि मैं भी एक महिला हूं, एक महिला के लिए कम से कम
दलित बेटी के ऊपर अत्याचार की बात हो रही है, उस पर मुस्कुराना नहीं सही चाहिए। बात है। हाथरस उस की पर एक बेटी के अहम ऊपर- बात हो रही है यहाँ पर। हाथरस की बेटी जो एक दलित बेटी थी, उसको इन्होंने बिना उसके परिवार के सजा दिलाने का काम किया। जिसने अपराध रीमा किया, जी सबको मुझे सजा आप मत दिलाने का बुलाया काम करिए किया। अगर ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हाथरस हो मत दीजिए आप। रीमा हाथरस जी को गंदा चुका रीमा है। जी ऐसे मत हाथरस बुलाया को करिए मुझे। और प्रोपेगेंडा फैलाने अगर का ऐसे काम किया था। डिस्टर्ब करेंगे आप हाथरस के 3 मामले में लोग। रीमा जी ये 3 ओके 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 ब्रेक लेना। राकेश त्रिपाठी जी बोलने दीजिए फराज जी को, उनसे सवाल है, उनका पक्ष तो सुनिए, वो बोल क्या रहे हैं। राकेश त्रिपाठी वो बोल क्या रहे हैं, सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए, फिर राकेश जी का भी मुझे रुक करना है। हाँ। रीमा जी आप ये अत्याचार आपने किया है, आज 3-1 किया है। राकेश त्रिपाठी, रोहित अग्रवाल और रीमा पराशर, इन 3 लोगों ने अकेले मिलकर के मुझसे बहस करी। अच्छा, आपने सही जवाब और मैं फिर भी राकेश शुक्ला जी को इन्वॉल्व नहीं किया उसमें, वो अच्छा लगा मुझे सुन के। चलिए एक बार राकेश शुक्ला जी को आपने नहीं कहा, वरना अभी आप 4-1 कह देते। हाँ, क्योंकि आज 3 लोग मिलकर के 3 लोग मिलकर के एक आदमी से बहस कर रही हैं और तब भी प्रूफ नहीं कर पाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है ये दलित विरोधी है, ये महिला विरोधी है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में ये हाल है कि महिला आज की तारीख में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में रात में 9 बजे के बाद ठीक से निकल नहीं पाती है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन अपहरण की घटनाएं हो रही हैं और एडीआर की रिपोर्ट है उसके हिसाब से इनकी आधी कैबिनेट जो है वो क्रिमिनल से भरी हुई है। ठीक है, अब जो न्यूट्रल जिनके ऊपर आपने इल्जाम नहीं लगाया, न्यूट्रल राकेश शुक्ला जी, मैं उनके पास चलती हूँ 1 मिनट। राकेश शुक्ला जी, अगर सारी महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार यूपी में हो रहा है डेटा के अकॉर्डिंगली, जो डेटा फराज जी यहाँ दिखा रहे हैं, तो फिर महिलाओं के इतने ज्यादा वोट योगी जी को क्यों पड़े, बीजेपी को क्यों पड़े? लगातार महिला एक के बाद एक हर 5 साल में क्यों बीजेपी को चुन रही है? और इसी बात पे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा जब हम घूमते हैं वहां और जो महिलाएं बात करती हैं वो यही करती हैं, तो ये मतलब या तो वो बात झूठी है या ये बात झूठी है, क्या सच्चाई है? राकेश शुक्ला जी देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रयोग किया गया सपा और बसपा गठबंधन का, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। और उसमें जो अभी सपा प्रवक्ता बोल रहे थे, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि दलित जो है समाजवादी पार्टी के साथ जाने में परहेज करता है। इस बार जो स्थितियां बनी वो स्थितियां दूसरी हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव की हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी थी। इस वजह से समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का दिया नारा, उसमें उसको थोड़ा सा फायदा हुआ, वोट ट्रांसफर हुआ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट एक दूसरे को देने में परहेज नहीं है। जहां तक ये बार बार जो ये बात आती है कि इतना अत्याचार हो रहा है, आपने जो कहा एकदम सही है। यदि इतना अत्याचार हो रहा है वहां के लोगों के खिलाफ, तो लोग वोट क्यों करते हैं? 2017 में अपने योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं थे, 22 में वो मुख्यमंत्री थे, 22 के चुनाव में वो जीते, फिर उपचुनाव में भी वो जीते। तो उपचुनाव जो 9 सीटों का हुआ उस पर 7 सीटों पे जीते। और अब मिल्कीपुर के चुनाव में भी जिस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है, वो माहौल बता रहा है कि बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहली की अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में। मैं एक मेरे मन में जिज्ञासा है रीमा जी, वो मैं जानना चाहता हूँ। सैयद जब्बार साहब जो बार बार बोल रहे थे इंडी गठबंधन का, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? फराज जी बोलिए। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। एक मिनट पहले फराज जी मैं दिए रहा हूं। रीमा जी देखिए, आदरणीय शुक्ला जी की मैं 2 बातों का जवाब देता हूं। जब इस देश में इमरजेंसी लगी, शुक्ला जी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उससे बड़ा कोई मुझे लगता है कि इस देश के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई होगी। लेकिन 1980 में इंदिरा जी जबरदस्त तरीके से जीत गई। इसका मतलब ये हुआ क्या इमरजेंसी को जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, वोटिंग पैटर्न को अगर आप बात करिएगा तो इस देश में 1947 के बाद से इतने चुनाव हुए हैं। तमाम स्टेट्स के जो इलेक्शन हुए हैं या भारत में भी जो इलेक्शन हुए, अक्सर किसी सरकार के खिलाफ बहुत नाराजगी होती है, लेकिन वो सरकार फिर से रिपीट कर जाती है। ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। दूसरा, दिल्ली पे मैं आता हूं। दिल्ली में मैं आदरणीय शुक्ला जी आपको मैं बोलना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर किया कि सबसे ज्यादा जरूरी समाजवादी पार्टी के लिए यह है कि देश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार है उनको हटाना है और जहां पर इनकी सरकारें नहीं है वहां पर आने के लिए हमको रोकना है। दिल्ली में एक कॉमन सेंस की बात है कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे अगर ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर के नहीं लड़ रही है जिसका वोट शेयर 50% से ज्यादा है, या उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिसका वोट शेयर 4.2% है। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी का इस टाइम एज है। बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी से अच्छा दिल्ली में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कम बचा है, एक क्विक रिएक्शन में सबसे लूंगी। फराजी, शुरुआत आपकी से करूंगी। अयोध्या में सरयू नदी को कार सेवकों के खून से किसने रंगा था? कार सेवकों पर गोलियां किसने चलवाई थी? ये याद भी दिलाया योगी आदित्यनाथ ने।
अब ये तो मुद्दा लोगों के जज्बात से जुड़ा हुआ है ही ना। हाँ, किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके जिन लोगों ने हत्या की वो भी मुद्दे हैं रीमा जी। और क्या श्रद्धेय नेताजी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, या उनके अधिकारी ने दिया था, या मुख्य सचिव ने दिया था, या डीजीपी ने दिया था? ये जरा से चेक करिए। और वो आज किस पार्टी में, ये भी चेक करिएगा। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी हमेशा इस बात को बहुत दम ठोक के कहा करते थे कि कुछ और लोगों को मरवाना पड़ता तो भरोसा जीतने के लिए हम कुछ और लोगों को मरवा देते। यानी मुलायम सिंह यादव जिसको अपनी उपलब्धि बताया करते थे, आज उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता कैसे उससे पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी मुलायम सिंह की उपलब्धि अब इनको सुहा नहीं रही है। डर गए हैं क्या? मजहबी तुष्टीकरण का कार्ड आपका कमजोर पड़ गया है क्या? आज भी दम ठोक के बोलिए ना, जैसे बोला करते थे कि कुछ और लोगों को मरवाना पड़ता तो मरवा देते। यहीं तक इजाजत देते हैं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें सीधे गोरेगांव मुंबई चलना होगा, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं।